नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, शायद थोड़ी विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं। जी, सर सी शंकरन नायर की 1922 में आई किताब गांधी एंड अनार्की। बिल्कुल, ये उस दौर का एक बहुत ही कह सकते हैं आलोचनात्मक नजरिया पेश करती है, खासकर गांधी जी के तरीकों पर। हाँ, और ये किताब उस वक्त आई जब भारत की आज़ादी की लड़ाई आप कह सकते हैं एक नए मोड़ पर थी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जरिए मतलब अध्याय दर अध्याय नायर के तर्कों को समझें। उनकी क्या आपत्तियां थीं गांधी जी के दर्शन, उनके तरीकों को लेकर। सही बात है। और ये याद रखना जरूरी है कि सर शंकरन नायर कोई आम हस्ती नहीं थे। वो जाने माने वकील, जज रहे, मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल, यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ओह अच्छा। जी, तो उनकी बात का वजन था उस समय। और किताब का समय देखिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ है, खिलाफत आंदोलन जोरों पर है। हाँ, और भारत की आज़ादी अभी दूर है। तो ये किताब उस वक्त की राजनीतिक बहस को, खासकर जो उदारवादी थे मतलब मॉडरेट्स और गांधी जी के अनुयायियों के बीच जो तनाव था, उसे समझने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं किताब की प्रस्तावना, प्रीफेस से। नायर लगता है शुरू में ही अपनी मुख्य बात सामने रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो साफ साफ लिखते हैं, उनकी नज़र में भारतीय होम रूल या स्वराज के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद गांधी जी हैं। अच्छा, सीधी गांधी जी। जी, वो असहयोग आंदोलन को देश के लिए एक गंभीर खतरा मानते हैं। और उनकी एक खास आपत्ति ये थी कि स्वराज जैसी बड़ी राजनीतिक मांग को पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत जैसे उनके हिसाब से धार्मिक मुद्दे से जोड़ना एक बुनियादी गलती है। उन्हें डर था कि खिलाफत से जुड़ने का रास्ता। हाँ, वो मानते थे कि ये रास्ता खून खराबी की तरफ ही जाएगा। नायर एक तरह से गांधी जी को सीधी चुनौती दे रहे थे। और वो ये भी लिखते हैं कि जो मॉडरेट नेता थे वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे गांधी जी का। अच्छा। और इसी झिझक की वजह से उनके अनुसार गांधी जी का आंदोलन और तेजी से फैला। उन्हें इस बात पर भी हैरत थी कि कांग्रेस के कई पुराने बड़े नेता जो पहले गांधी जी के विचारों के सख्त खिलाफ थे, अब वही उनके पीछे चल रहे थे। तो प्रस्तावना में ही एक तरह से भूमिका बांधी नायर ने अपनी आलोचना की। अब आते पहले अध्याय पर, उनका दर्शन यानी हिज फिलॉसफी। यहाँ नायर गांधी जी के स्वराज के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाते हैं। जी, नायर कहते हैं कि गांधी जी का स्वराज वो नहीं है जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का डोमिनियन स्टेटस है या जापान जैसी आजादी, ये कुछ अलग ही चीज है। हाँ, नायर गांधी जी की पुरानी किताब इंडियन होम रूल जो 1908 में आई थी, उसका हवाला देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी का स्वराज तो पूरी आधुनिक सभ्यता को ही नकारता है। जैसे रेलवे। नायर बताते हैं कि गांधी जी मानते थे कि रेलवे बुरी चीज है क्योंकि ईश्वर ने इंसान की गति की एक सीमा तय की है और रेलवे से इंसान उस सीमा को लांघ रहा है। ये तो काफी अजीब बात लगती है आज के हिसाब से। बिल्कुल। और सिर्फ रेलवे ही नहीं, वकीलों और अदालतों को वो झगड़े बढ़ाने वाला मानते थे। डॉक्टर और अस्पतालों को तो वो, नायर के शब्दों में, पाप फैलाने वाली संस्थाएं कहते थे। पाप फैलाने वाली क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि बीमारियां हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है और अस्पताल हमें उन नतीजों से बचाकर और बिगाड़ते हैं। पश्चिमी शिक्षा को वो गुलामी सिखाने वाली मानते थे, मशीनों को नैतिकता खत्म करने वाली। और ब्रिटिश संसद की तुलना तो उन्होंने, हाँ वो तो बहुत मशहूर है, बांझ औरत और वेश्या से की थी। जी, इन सब विचारों को नायर पूरी तरह से प्रतिगामी मतलब पीछे ले जाने वाला मानते हैं। उनका तर्क था कि गांधी जी रेलवे के फायदे, अदालतों की जरूरत, मेडिकल साइंस की तरक्की, शिक्षा का महत्व, उद्योगों की जरूरत, इन सब को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, नायर का मानना था कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए उद्योग तो लगाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। उन्होंने तो ये भी कहा कि गांधी जी का उद्योगों का विरोध कहीं ना कहीं लंकाशायर यानी ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग के हित में है, क्योंकि इससे भारत पिछड़ा रहेगा। और संसद वाली टिप्पणी पर भी वो काफी नाराज थे। जाहिर है, नायर इसे संसदीय व्यवस्था के प्रति गांधी जी की गहरी नापसंदगी का सबूत मानते थे। हालांकि गांधी जी स्वराज पाने के लिए शारीरिक बल की जगह आत्मबल, सोल फोर्स या सत्याग्रह की बात करते थे। स्वराज तब है जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं। लेकिन नायर इस आत्मबल की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो इसकी राजनीतिक असरदारिता पर शक करते हैं। हालांकि नायर ये भी मानते हैं कि गांधी जी ने बाद में 1921 में कुछ स्पष्टीकरण दिए थे,
जैसे उन्होंने कहा कि अभी वो संसदीय स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि उनका निजी आदर्श अभी इंडियन होम रूल वाला ही है। और हिंसा पर भी उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई, कहा कि कमजोर की रक्षा के लिए शायद शारीरिक बल जरूरी हो सकता है अगर आत्मबल काफी न हो। लेकिन नायर को इन बातों से ज्यादा तसल्ली नहीं हुई। लगता तो यही है। चलिए अब दूसरे अध्याय पर आते हैं। असहयोग प्रस्ताव, द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। जी हाँ। ये वो प्रस्ताव था जो कलकत्ता और नागपुर कांग्रेस सेशन में पास हुआ था। जी हाँ। इसमें मुख्य बातें थीं सरकारी टाइटल्स लौटाना, सरकारी फंक्शंस का बॉयकॉट, धीरे धीरे स्कूल कॉलेज और अदालतों का बॉयकॉट, फौज में भर्ती न होना, काउंसिल चुनावों का बॉयकॉट, विदेशी सामान का बॉयकॉट और स्वदेशी खासकर हाथ कताई बुनाई को बढ़ावा देना। नायर का इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहना था? क्या ये उन्हें स्वराज का सही रास्ता लगा? बिल्कुल नहीं। नायर की व्याख्या तो बहुत सीधी और सख्त है। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ दिखावा है। ये प्रस्ताव असल में संसदीय होम रूल के लिए नहीं लाया गया। तो फिर किस लिए? नायर के अनुसार ये गांधी जी के इंडियन होम रूल वाले अराजकता मतलब एनार्की के लक्ष्य को पाने का एक जरिया है। पंजाब और खिलाफत के मुद्दे तो बस बहाने हैं। असली निशाना है पूरी पश्चिमी सभ्यता पर आधारित व्यवस्था और ब्रिटिश सरकार। ये तो बहुत ही बड़ा आरोप है नायर का। और इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा अध्याय, जो शायद इस किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा कहा जा सकता है, खिलाफत का सवाल। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था और है। जैसा आपने शुरू में बताया, ये आंदोलन तुर्की के खलीफा की सत्ता बनाए रखने को लेकर था। नायर बताते हैं कि भारतीय मुस्लिम नेताओं, खासकर अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली की मांग थी कि तुर्की साम्राज्य को युद्ध से पहले वाली स्थिति में बहाल किया जाए। इसमें वो अरब इलाके भी शामिल थे जो तुर्क नहीं थे। नायर इसे एक नामुमकिन मांग मानते थे। और यहीं पर नायर गांधी जी की भूमिका की बहुत तीखी आलोचना करते हैं। उनका आरोप है कि गांधी जी ने बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए सबसे कट्टर खिलाफती मांगों का समर्थन कर दिया। जैसे उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के वादों की नायर के अनुसार गलत व्याख्या की। उन्होंने अरब लोगों की अपनी आज़ादी की इच्छा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि वो फिलिस्तीन पर भी तुर्की की संप्रभुता चाहते थे। नायर का सीधा आरोप है कि गांधी जी और अली बंधुओं ने खिलाफत के मुद्दे का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए किया, ना कि तुर्की के मुसलमानों की मदद के लिए या मसले को सुलझाने के लिए। नायर अली बंधुओं के कुछ बयानों का भी जिक्र करते हैं, जैसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग या कराची कॉन्फ्रेंस का वो प्रस्ताव जिसमें मुस्लिम सैनिकों से फौज छोड़ने का आह्वान किया गया था। हाँ, और नायर के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात तब हुई जब अली बंधुओं और कुछ और नेताओं ने मुकदमे के दौरान कहा कि वो कुरान के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। अच्छा। नायर के लिए ये स्वराज की अवधारणा का ही खंडन था। स्वराज का मतलब था भारतीयों का अपना कानून, ना कि किसी धार्मिक समूह का अलग कानून। और नायर मानते थे कि इसी सोच ने असहयोग आंदोलन को हिंसा की तरफ धकेला। बिल्कुल। उन्होंने मालेगांव दंगों अप्रैल 1921 का उदाहरण दिया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे खिलाफत कमेटियां बनी, वॉलंटियर्स भर्ती हुए, जबरन चंदा वसूला गया, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका बहिष्कार हुआ, और फिर पुलिस पर हमला, हत्याएं, लूटपाट, ये सब हुआ। उन्होंने बाराबंकी और मैकफर्सन की रिपोर्टों का भी हवाला दिया है शायद। जी, परिशिष्टों में उनका जिक्र है। नायर का तर्क है कि असहयोग और खिलाफत के नाम पर इस तरह की हिंसा फैली, और उनके मुताबिक इसके दो बहुत बुरे नतीजे निकले। पहला, हिंदू समाज खुद को अलग थलग महसूस करने लगा, क्योंकि गांधी जी उनसे कह रहे थे कि वो गाय हत्या जैसे मुद्दों पर चुप रहें, मुसलमानों के जुलूसों का विरोध न करें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। और दूसरा नतीजा? दूसरा, और नायर के अनुसार सबसे भयानक नतीजा, केरल का मोपला विद्रोह था। नायर इसे सीधे सीधे खिलाफत आंदोलन का परिणाम मानते हैं। मोपला विद्रोह के बारे में नायर क्या कहते हैं? क्या हुआ था वहां उनके अनुसार? नायर का कहना है कि मोपला मुसलमानों को खिलाफत नेताओं और गांधी जी ने ये यकीन दिलाया था कि हिंदू उनके जिहाद में उनका साथ देंगे ब्रिटिश राज के खिलाफ। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और कई हिंदुओं ने सरकार का साथ दिया या तटस्थ रहे, तो मोपलाओं ने उन पर भयानक अत्याचार किए। नायर उस वक्त की कई रिपोर्टों, सरकारी बयानों और पीड़ितों की याचिकाओं का हवाला देते हैं।
परिशिष्टों में उन्होंने श्रीमती बेसेंट का लेख, जमोरिन स्थानीय राजा की सभा का प्रस्ताव, मालाबार की महिलाओं की याचिका जैसी चीजें शामिल की हैं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार, हत्याएं, लोगों को जिंदा जलाने या उनकी खाल उधेड़ने, उनसे अपनी कब्र खुदवाने जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र है। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, नायर लिखते हैं कि हजारों लोग मारे गए या अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। और इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया पर नायर क्या कहते हैं? नायर इस बात से सख्त नाराज थे कि गांधी जी ने मोपला विद्रोहियों के लिए सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा था कि मोपला अपने धर्म के मुताबिक समझने वाले बहादुर, ईश्वर से डरने वाले लोग थे जो बहादुरी से लड़े। नायर इसे हिंसा का महिमा मंडन मानते हैं। नायर अखिल इस्लामाबाद यानी पैन इस्लामिज्म के विचार को भी भारत के लिए खतरनाक मानते थे। उनका कहना था कि अगर भारतीय मुसलमानों की वफादारी भारत के बाहर किसी ताकत जैसे तुर्की के खलीफा के प्रति होगी तो ये भारत के अंदर होम रूल या स्वराज के दावे को कमजोर करेगा। संक्षेप में कहें तो नायर के लिए खिलाफत आंदोलन से हाथ मिलाना गांधी जी की एक विनाशकारी भूल थी, जिसके भयानक परिणाम हुए। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली तस्वीर है जो नायर पेश करते हैं। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, द पंजाब एट्रोसिटीज। जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं तो बहुत बड़ी थीं, लेकिन नायर का इस पर क्या कहना था? हाँ, यहाँ नायर का तर्क थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्याशित है। वो मानते हैं कि पंजाब में जो हुआ वो बहुत भयानक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असली कारण नहीं था। नायर के हिसाब से ये सिर्फ एक बहाना था। बहाना? पर क्यों? लोग तो सचमुच में आहत थे, गुस्से में थे। नायर सवाल उठाते हैं कि अगर वाकई न्याय चाहिए था तो आंदोलनकारी कानूनी रास्ते क्यों नहीं अपना रहे थे, अदालतों में क्यों नहीं जा रहे थे। उन्होंने कुछ पंजाबी नेताओं की आलोचना भी की कि उन्होंने सही समय पर अपने आरोपों के सबूत पेश क्यों नहीं किए। अच्छा। उनका मुख्य बिंदु ये था कि पंजाब की दुखद घटनाओं को आधार बनाकर पूरे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ देना और खासकर जो नई विधान परिषदें, काउंसिल्स बनी थी सुधारों के तहत, उनका बहिष्कार कर देना ये जायज नहीं था। उनके हिसाब से ये गांधी जी का अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का एक तरीका भर था। ठीक है, तो नायर के हिसाब से वो असली एजेंडा क्या था, ये शायद हमें 5वें अध्याय स्वराज या होम रूल में पता चलता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ नायर फिर से गांधी जी की किताब इंडियन होम रूल पर लौटते हैं और कहते हैं कि देखिए गांधी जी का असली लक्ष्य क्या है, वो है अराजकता। अराजकता? हाँ, नायर के अनुसार गांधी जी ब्रिटिश राज की सुरक्षा की जगह पिंडारियों जैसे लुटेरों के खतरे को बेहतर मानते हैं। जरूरत पड़े तो सेना भंग करने को तैयार हैं और उनका ये विचार कि चरखे से अफगान हमलावरों को शांत किया जा सकता है, नायर इसे पूरी तरह अव्यावहारिक मानते हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य को शैतानी कहना? जी, नायर का निष्कर्ष ये है कि गांधी जी ईमानदारी से संसदीय स्वराज चाहते ही नहीं है। वो तो इससे बस एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी आधुनिकता विरोधी गांव आधारित अराजक व्यवस्था ला सकें। और इसका सबसे बड़ा सबूत नायर क्या मानते हैं? काउंसिलों का बहिष्कार। नायर कहते हैं कि अगर गांधी जी सचमुच संसदीय रास्ते से स्वराज चाहते तो वो काउंसिलों में जाते, वहां संघर्ष करते, उनका बहिष्कार क्यों करते? ये दिखाता है कि वो संसदीय प्रणाली में विश्वास ही नहीं करते। अगले 2 अध्याय, छठा शिक्षा एजुकेशन और 7वां वकील और अदालतें, वकील्स एंड कोर्ट्स, ये तो काफी हद तक वही बातें दोहराते हैं जो हमने पहले अध्याय यानी दर्शन वाले हिस्से में सुनी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। नायर बस फिर से याद दिलाते हैं कि गांधी जी आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा और पूरी कानूनी व्यवस्था के कितने खिलाफ थे। वो बताते हैं कि इन क्षेत्रों में बहिष्कार का जो आह्वान किया गया था वो बुरी तरह नाकाम रहा। लोग वापस स्कूल, कॉलेज और अदालतों में जाने लगे थे। उन्होंने एम.आर. जयकर जैसे नेताओं का जिक्र भी किया है शायद। जी, परिशिष्ट में जयकर के भाषण का अंश है जिसमें वो इस नाकामी और बहिष्कार की रणनीति पर अफसोस जताते हैं। नायर के लिए ये सब इस बात का सबूत था कि गांधी जी के विचार अव्यावहारिक थे और देश को पीछे ले जाने वाले थे। तो फिर 8वां अध्याय है काउंसिलों का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स। गांधी जी का तर्क था कि अंग्रेज सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो काउंसिलों के जरिए स्वराज देगी। नायर का इस पर क्या जवाब था? नायर का जवाब था कि इतिहास देखिए, दुनिया भर में स्वतंत्रता संसदीय संघर्षों से ही जीती गई है, जैसे खुद इंग्लैंड में हुआ।
उनका मानना था कि 1919 के सुधारों के तहत जो काउंसिलें बनी थीं वो काम कर रही थीं, उनमें भारतीय सदस्य थे और उनके जरिए और अधिकार हासिल किए जा सकते थे। तो फिर बहिष्कार क्यों? नायर फिर वही बात दोहराते हैं कि गांधी जी का असली मकसद ब्रिटिश सरकार पर अविश्वास जताना नहीं, बल्कि संसदीय व्यवस्था का ही विरोध करना है। वो यहाँ तक कहते हैं, थोड़े व्यंग्य से, कि शायद ये बहिष्कार एक तरह से अच्छा ही हुआ। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इससे जो अनुभवहीन जोशीले असहयोगी थे वो काउंसिलों में जाकर शायद शुरू में ही सुधारों की प्रक्रिया को पटरी से उतार देते। तो अनजाने में ही सही, बहिष्कार ने शायद सुधारों को बचा लिया। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। अब 9वां अध्याय है विदेशी माल का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। इसमें चरखा चलाने और विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात है। हाँ, इस पर नायर का नजरिया थोड़ा मिला जुला है। वो कहते हैं कि चरखा एक घरेलू उद्योग के रूप में अच्छा है, इससे लोगों को काम मिलता है, ये सराहनीय है। लेकिन ये मिलों और मशीनों की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल, भारत की जरूरतें सिर्फ चरखे से पूरी नहीं हो सकती। और जहां तक विदेशी कपड़ों को जलाने की बात है, नायर इसे गांधी जी के आध्यात्मिक स्वराज मतलब त्याग, आत्मनियंत्रण के नजरिए से शायद समझ सकते थे, लेकिन राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से इसे वो पूरी तरह अतार्किक बर्बादी मानते थे। ठीक है, अब आते हैं 10वें अध्याय पर, अहिंसक असहयोग, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन। ये तो गांधी जी के पूरे आंदोलन का आधार था। इस पर नायर की क्या खास आपत्ति थी? देखिए, नायर का मुख्य तर्क ये है कि गांधी जी अहिंसा शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके तरीके जैसे धरना देना या पिकेटिंग करना, वो असल में दूसरों पर दबाव डालने वाले एक तरह के अपराध हैं और पूरी तरह अहिंसक नहीं कहे जा सकते। उनका मानना था कि अगर हर कोई सरकार के खिलाफ पूरी तरह अहिंसक हो जाए, कानून मानना बंद कर दे, तो समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं बचेगी। नतीजा होगा अराजकता। और अगर सिर्फ जनता सरकार के खिलाफ अहिंसक हो, लेकिन आपस में या सरकार के समर्थकों के खिलाफ हिंसक हो जाए, तब भी नतीजा अराजकता ही होगा। तो क्या नायर मानते थे कि गांधी जी जानबूझकर अराजकता फैलाना चाहते थे? नायर का कहना है कि गांधी जी को पता था कि उनके इन तरीकों से संसदीय स्वराज तो मिलने वाला नहीं है। वो ये सब अपनी आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मनियंत्रण के लिए कर रहे थे, न कि एक व्यवहारिक राजनैतिक लक्ष्य के लिए। अच्छा। नायर असहयोग कार्यक्रम के बदलते लक्ष्यों पर भी सवाल उठाते हैं। जैसे शुरू में तिलक स्वराज फंड जमा करना, कांग्रेस सदस्य बनाना, चरखे चलाना लक्ष्य थे। फिर बाद में अस्पृश्यता निवारण जैसी शर्तें जोड़ दी गई। नायर इसे जानबूझकर देरी करने की रणनीति मानते हैं। और स्वराज पाने की बदलती तारीखों का भी जिक्र है। हाँ, सितंबर 1921, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, और आखिर में तारीखें देना ही बंद कर दिया। नायर कहते हैं कि इससे लोगों में भ्रम फैला। वो गांधी जी के उस बयान का भी हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सविनय अवज्ञा से वो सरकार को गोली चलाने पर मजबूर कर सकते हैं। ओह। नायर के लिए अहिंसा नहीं थी। और फिर आखिरी अध्याय है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। इसमें नायर क्या कहते हैं? इसमें नायर आंदोलन के अगले कदम की बात करते हैं, जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू करने का संकेत दिया, खासकर बारदोली से। नायर यहाँ गांधी जी के अपने बयानों का हवाला देते हैं, जहां गांधी जी खुद मानते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं। और जब चौरी चौरा या बॉम्बे में हिंसा हुई, तो गांधी जी ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी ली। तो इस सब पर नायर का अंतिम मूल्यांकन क्या था? नायर का निचोड़, उनका अंतिम निष्कर्ष ये है कि असहयोग आंदोलन, चाहे गांधी जी का इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, उसका अनिवार्य नतीजा हिंसा ही होता है। वो इसके सबूत के तौर पर सरकारी रिपोर्टों का हवाला देते हैं, दंगों की लंबी लिस्ट देते हैं, परिशिष्ट 22 खास घटनाओं जैसे चौरी चौरा गोरखपुर का जिक्र करते हैं, जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिस वाले मारे गए, या बरेली का जिक्र करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के भाषणों का भी हवाला दिया है। हाँ, मैकफर्सन, सर विलियम विंसेंट, बटलर, रोनाल्ड शाय, व्हीलर, हैमंड, इन सब के भाषणों के अंश परिशिष्ट में हैं, जो यही दिखाते हैं कि असहयोग से कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी और हिंसा फैल रही थी। नायर इस बात पर भी टिप्पणी करते हैं कि गांधी जी इतने खुले तौर पर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, राजद्रोह जैसी बातें कर रहे थे, फिर भी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों लगाई।
तो अगर हम पूरी किताब का सार निकालें, नायर का मुख्य संदेश क्या था पाठकों के लिए? नायर का मूल तर्क ये है कि गांधी जी का दर्शन, उनका फिलॉसफी, वो बुनियादी तौर पर आधुनिकता विरोधी और अराजकतावादी है। उनकी राजनीतिक रणनीतियां, खासकर असहयोग और खिलाफत आंदोलन से गठबंधन, वो देश के लिए विनाशकारी साबित हुई, लोगों को गुमराह करने वाली थी और अनिवार्य रूप से हिंसा की ओर ले गईं। और ये सब मिलकर भारत को व्यवहारिक होम रूल या स्वराज दिलाने की बजाय असल में उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे। नायर की अपनी एक दृष्टि थी भारत के भविष्य की, जिसमें विज्ञान, उद्योग, आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक सुधारों के जरिए प्रगति हो, और गांधी जी का रास्ता उनके हिसाब से ठीक इसके विपरीत था। ये वाकई एक बहुत मजबूत और उस समय के लिहाज से देखें तो काफी साहसिक आलोचना है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो खुद भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये किताब हमें दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चली, उसके अंदर भी भारत के भविष्य को लेकर, सही रास्ते को लेकर कितने गहरे मतभेद थे। ये साधन और साध्य के रिश्ते पर, मतलब लक्ष्य पाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाए, इस पर सवाल उठाती है। अहिंसा की सीमाओं पर सवाल उठाती है। ये याद दिलाती है कि गांधी जी का रास्ता भी उस समय सवालों से परे नहीं था और उनके समकालीन भारतीय विचारक भी उनसे असहमत थे। इस चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी ऐतिहासिक नजरिए को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो नायर की किताब के अंत से ही निकलता है। नायर ने अपनी बात खत्म करते हुए गांधी जी के ज्यादातर भारत केंद्रित, गांव आधारित, अंदर की ओर देखने वाले नजरिए की तुलना उस दुनिया से की थी जो उनकी नज़र में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ रही थी। परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और भौतिक प्रगति, इनके बीच का ये तनाव जो नायर ने 100 साल पहले महसूस किया, क्या वो आज भी भारत के रास्ते और पहचान को लेकर जो बहसें होती हैं, उनमें कहीं न कहीं नजर आता है? इस पर जरूर सोचिएगा।